के लिए अब हमारे बीच आ गई हैं प्रीतिपाल कौर जी। आपका जन्म राजस्थान में हुआ है, जबकि शिक्षा के लिए उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली और बीकानेर में आपको रहना पड़ा। आप भौतिक शास्त्र में मास्टर्स और ओएमडी पीजीडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने की है। 1 वर्ष विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाई की, मगर मगर समझ में आ गया कि जीवन का मैदान इस जगह पे नहीं है, कहीं और आपको आजमाना है। और करियर की शुरुआत आपने आकाशवाणी से की, कैजुअल अनाउंसर के तौर पर की, और आपने ड्रामा आर्टिस्ट का भी काम किया, और साथ में लेखन का भी कार्य करती रही। और इस तरह कविताएं, कहानियां, पत्र पत्रिकाओं में छपना आदि आपका होता रहा। आपने दूरदर्शन की साप्ताहिक समाचार परख में संवाददाता के रूप में आपने काम किया। आपने एनडीटीवी में बतौर संवाददाता 6 वर्षों तक काम किया। इन सब के साथ आपका लेखन कार्य चलता रहा। 2012 में पहला अंग्रेजी उपन्यास हाफ मून प्रकाशित हुई। साथ ही 5 उपन्यास जैसे ठग लाइफ, राहबाज, इश्क फरामोश और साल 84 आपकी रचना, आपकी उपन्यास हैं। 3 कहानी संग्रह लेडीज आइलैंड, मर्दानी आंख, लोकनगर की 31 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। अभी फिलहाल आप कहानी संग्रह कर रही हैं, अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रही हैं, और भी इस तरह के बहुत साहित्यिक कार्यकलाप से आप जुड़ी हुई हैं। आपका हार्दिक स्वागत है प्रीतिपाल मैम। आप आए और अपनी विचार, अपनी रचनाएं हम सबके समक्ष रखें। नमस्कार स्वागत है मौसमी। आपका। धन्यवाद। स्वागत मैम। नमस्कार मौसमी, और सभी प्रबुद्ध रचनाकारों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर हरीश नवल, आपको भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद इस मंच के लिए। और चूंकि ये ज़्यादा आपने परिचय बहुत लंबा चौड़ा दे दिया मेरा, तो मेरे पास अब कहने आपका को कुछ परिचय पढ़कर तो मैं बहुत सर से बात करूंगी भविष्य में। आपके लिए आपका तो परिचय और आपको, आपके लिए संचालन करना हमारे लिए ये बहुत मेरे बहुत लिए बड़ी मेरे बात, बहुत सौभाग्य की मेरे बात। लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और अब ज़्यादा क्या कहूँ, महिला दिवस आने वाला है, तो उस मौके पर आप जी ये जी कार्यक्रम, एक सीरीज़ चला रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जी अपनी उन कविताओं को लूँ जिनमें स्त्री की बात हो, और जी वो कई जी। तरह से हो सकती है, तो मैं कोशिश करूँगी उन्हीं रचनाओं को लूँ। तो कुछ छाँटी है मैंने, तो स्वागत वहाँ से शुरू स्वागत। करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब कुछ रचनाएँ ऐसी होती हैं कि आप जीवन की बात भी करते हैं, तो स्त्री होना चूँकि स्त्री हैं, तो स्त्री होना आ ही जाता है उसमें। तो जी, जैसे और कविता स्त्री स्त्री जो है ना, वो भावुकता है उसमें कि उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही कुछ अलग है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, हाँ, बहुत फीलिंगफुल है। ये और मैं समझ सकती स्त्री होना और फिर माँ होना, मतलब जो माँ हूँ। ये होने के बाद बहुत आप समझते हैं कि जब आप एक बार माँ बन जाते हैं, तो आप वो इंसान रह ही नहीं सकते, आप एक दूसरा इंसान जी, बन जाते हैं। तो दूसरा वो इंसान बन एक जाते नज़रिया, बिल्कुल बहुत नई तरह का नज़रिया आपके यहाँ आ जाता है, स्त्री होने का, और फिर जब माँ बन हैं। जी जाते जी हैं, तो जी, एक और तरह का। तो एक कविता बिल्कुल। है मेरी, जीने का हुनर। ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी कुछ भी नहीं, न प्रेम, न इज्जत, न सम्मान, न अपना एक कमरा, जो वर्जीनिया वुल्फ कहती थी, न जीते रहने का एहसास। नहीं यकीन अगर तो पूछ लो अपने इर्द गिर्द जमा भीड़ से। अगर मेरी इस बात पर यकीन नहीं है, तो पूछ लो अपने इर्द गिर्द जमा भीड़ से, जो हर रोज सुबह उठकर नहा धोकर पॉलिश किए जूते पहनकर शहर की धूल फांकने, गुब्बार के भभके उड़ाने निकल पड़ती है। वो भीड़ जो बसों, कारों और ट्रेनों की रेलम पेल में, या उस औरत से जो बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाकर रोता हुआ छोड़कर किसी और की गोद में चल पड़ती है सरपट, घर की किश्त का इंतजाम करने। कोई भी नहीं जानता शायद जिंदा रहने का हुनर। वो तो कैद है
होठों की दम घूट खामोशी में, जिसकी टनों बर्फ के भीतर दबा रखा है ये राज कि जिंदा रहने के लिए एकदम जरूरी है जीते रहने की ढिठाई भरी विलासिता। ओह, यानी वाह! जिंदा रहना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है, बेहद बहुत मुश्किल मुश्किल, और लेकिन बहुत, बहुत आसान भी है। अगर आप जीना सीख गए तो बहुत आसान भी है। एक मेरे बहुत गहरी, बहुत अच्छी। जी शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे सारे धर्म, अक्सर ये होता है मेरे साथ, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, निजी अनुभव है मेरा, चूँकि मैं राजस्थान में पैदा हुई, वहीं पली-बढ़ी, सिख परिवार में पैदा जी, हुई, तो जी। बहुत से लोग मुझे पंजाबी समझ लेते हैं, जबकि मैं पंजाबी मतलब उस अर्थों में पंजाबी नहीं हूँ क्योंकि मैं पंजाबी लिख और पढ़ नहीं सकती। तो ओह! फिर जब धर्म पे सवाल आता है तो अगर कोई मुझसे मेरा धर्म पूछता है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो उस पर एक कविता है मेरी, मेरे सारे धर्म। एक सन्नाटों एक मिनट मैम, एक बहुत ही अच्छी कमेंट है आपके लिए। कमलेश द्विवेदी जी लिख रहे हैं, मार्मिक रचनाएं हैं आपकी, मन को झकझोर देने वाली। मुझे भी शुक्रिया, ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल अंदर तक, है ना, शुक्रिया, शुक्रिया, पहुंच रहा था। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। मेरे सारे आप धर्म, रचना की। सन्नाटों में गूंजती है मेरे कानों में, मेरे अपने ही लहू की आवाज़। कभी सुना होगा जब बिल्कुल शांति होती है तो आपको एक आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है और वो जी। ध्यान से सुनिए समझ में आती है, वो आपका खून जो आपकी रगों में बह रहा होता है, वो आवाज़ आपको आपके हम्म, कानों में सुनाई देती है। सन्नाटों में हम्म, गूंजती है मेरे कानों में मेरे अपने ही लहू की आवाज़, बहती हुई मेरी शिराओं में और मैं सुनती हूँ इसमें रची हुई किसी के घर से आती हुई शंख ध्वनि। कभी-कभी सुबह आस-पास कहीं शंख ध्वनि बज जी, रही हो, जी। तो वो सुनाई देती है उस शांति में जब वो एक मौसम होता है हमारे दिल्ली में जब ना सर्दी होती है, ना जी। गर्मी होती है, ना एसी चलता है, ना पंखा चलता है। उस शांति में हम्म, आप अपने रगों में बहते खून की आवाज़ सुनते हैं और पड़ोस के घर जी। से शंख ध्वनि आपको सुनाई देती है। हम्म, या किसी मीनार से हवा में भेजी हुई अज़ान, हवा में भेजी जाती है जो अज़ान, हाँ, किसी मीनार से जी, वो आती जी। है। किसी गुरुद्वारे में होता हुआ कीर्तन और तबले पर बजती 3 ताल। गुरुद्वारे में जो कीर्तन होता है वो पूरी गुरबानी जो है वो क्लासिकल रागों पर आधारित है। तो वो हाँ, हाँ। क्लासिकल सिंगिंग होती है और तबला उसमें अनिवार्य रूप से होता है और उसकी 3 ताल और कई ताल, उसके साथ वो तबला बहुत प्रमुख रूप से बजता है, तो वो सुनाई देता है। अच्छा, आपकी धड़कनों के साथ वो अच्छा। बजता है। आप उसके साथ एक रंग हो जाते हैं। मैं नहीं जानती ओहो। बोल किसी भी गीत के, मैं नहीं जानती बोल किसी भी गीत के, फिर भी गूंजता है संगीत मेरी नस-नस में। हम्म, मैं गाना नहीं जानती, लेकिन संगीत मेरी नस-नस में है। ताल के भेद नहीं पढ़े स्कूल की किसी किताब में, बेताला फिर भी नहीं कदम ताल मेरी। मैं बेताला नहीं हूँ, मेरी कदम ताल ताल में है। मेरे नाम के उपनाम को जानने की तलब नहीं उठी कभी मेरे मन में। जब लोग आपसे ज़ात पूछते हैं, तो उपनाम पूछते जी। हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आपका हैं, पीछे से क्या कहाँ है? से हैं। मेरे नाम के जी। उपनाम को जानने की तलब नहीं उठती कभी मेरे मन में, मौत की जिज्ञासा हलचल मचाए रहती है। जानना चाहती हूँ कहाँ जाऊँगी, फिर भी कि एक दबा हुआ-सा एहसास कहीं है मन में मेरे कि इस झमेले और ताम-झाम का सबब कहीं और ही समझ पाऊँगी कभी। ये सारा जो खुराफात है, ये हाँ, जाने हाँ। कब समझ में आएगा, जाने कहाँ जाके समझ में आएगा। कहाँ जाके समझ में आएगा। बहुत आह, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पारखी है आपकी लेखनी मैम, बहुत ही गज़ब की लेखनी है। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कविता जो बेटी पर लिखी है मैंने, मेरी भी एक बेटी है। जी, मेरी भी 2 बेटी बेटियाँ ही हैं मैम। मैं इस हिसाब से खुशकिस्मत रही कि मैंने बेटे को भी देखा, बेटे का वो जो सुख और दुःख दोनों और बेटी के भी सुख और दुःख दोनों। मतलब जिस चीज़ से आपको दोनों सुख देख ली। मिलता है, दुःख भी वहीं से मिलता है।
तो वो तकलीफें और वो सुख दोनों देखे हैं। चलो। तो बेटी के लिए एक कविता है। बेटी, वो जब पैदा हुई थी बेहद प्यारी थी और बहुत खूबसूरत भी। वो जब पैदा हुई थी बेहद प्यारी थी और बहुत खूबसूरत भी। इसमें उसकी कोई करामात नहीं थी। बच्चे अक्सर खूबसूरत ही पैदा होते हैं और प्यारे भी होते हैं। मगर एक कमी रह गई थी, वो लड़की पैदा हो गई थी। बस एक की कमी रह गई थी, वो लड़की पैदा हो गई थी। लड़की पे ये काम नहीं करना था उसे। और अगर लड़की पैदा होना था तो इस देश में नहीं होना था। हो जाती किसी भी देश में। चलो मान लो इस देश में भी हो जाती, तो उस आदमी के घर पैदा नहीं होना था। अब हो गई थी तो किया भी क्या जा सकता था। अब जो हो गया तो क्या कर सकते हैं। पाला ही जाना जरूरी था। हो गई थी तो पालना भी था। पाला माँ ने इस कोशिश के बीच के उसे गांव भेज दिया जाए या कि हॉस्टल ही रवाना कर दिया जाए कच्ची उम्र में। कच्ची उम्र में जब बेटियां बाप के कंधे पर चढ़कर जिद करती हैं, ये सहमी रहती है घर में, सहमी जाती है स्कूल, सहमी खेलती है बाहर, और सहमी सहमी एक दिन लांघ गई बचपन के कई बरस, जब माँ को पड़ने वाली गालियां समझ आ गई अचानक। ये हमारे घरों, हमारे समाज की त्रासदी है। अब इस पर क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हम एक कविता लिख सकते हैं और अपनी बात कह के आगे निकल सकते हैं। उसी दिन से उसके सवाल शुरू हो गए थे। उसने सवाल करना शुरू कर दिया माँ से। पुख्ता सवाल थे, मजबूत सवाल थे, ऐसे सवाल थे जिनके जवाब माँ के पास थे, लेकिन वे जवाब उसे मंजूर नहीं थे। वो तो नहीं जानती थी कि क्यों पैदा हुई थी आखिर, लड़की बनकर या कि लड़का बनकर हो जाती पैदा तो भी क्या होने वाला था। किसी के अधूरे सपनों की खातिर तो नहीं होना था उसे पैदा। ये उसने जाना था और तय कर लिया था कि उसे दूसरों के सपने पूरे नहीं करने, अपने ही सपने जीने हैं। और माँ से पूछा था उसने अपने सपनों का राज। माँ को उस दिन भी वो बेहद खूबसूरत लगी थी, बहुत प्यारी भी। इसमें उसकी करामात कुछ थी भी और कुछ नहीं भी। आखिर तो माँ को अपने बच्चे हमेशा खूबसूरत लगते हैं, जान से प्यारे भी होते हैं। मुझे लगता है मौसमी जी से संपर्क टूट गया है। एनीवे, मैं अपनी अगली कविता सुनाती हूँ। जी आप सुनाए प्रीतिपाल जी, आप सुनाए। अगली कविता है फिर से औरत। ये भी स्त्री होने पर एक कविता है। मैं वो औरत हूं जिसने जीना सीखा हर एक बार मरने के बाद। मैं वो औरत हूं जिसके कदमों में कोई फूल कांटे चुभो कर भी नीलाम नहीं कर पाया इनकी आवारागर्दी को सरेआम। मैं वो औरत हूं जिसने किताबों में फूल सुखाए तो थे, लेकिन अंधेरी रातों के बियाबान में उन्हीं फूलों को दराजों के फूल जाने वाले कोनों में दफनाने में नहीं की कोई कोताही। मैं वो औरत हूं जिसने हीरों को उतार कर बदन से पुराने लत्तों की तरह उनकी जगह पहन लिए पत्थर और जाना की चमक वे मुझी से उधार लिए बैठे थे। मैं वो औरत हूं कि जिसके गंभीर चेहरे ने हंसने को मजबूर किया विदूषकों को कि वे भूल गए रास्ता सर्कस के दरवाजे का। मैं वो औरत हूं कि जिसके मूढ़ दंभ ने सर से आंचल सरकाने को कला के पर्दे में छिपा दिया, बिना जाने ये भेद कि आंचल के ठहरे रहने में कई ऐब खूबी बनकर संवर जाते हैं। मैं वो औरत हूं कि जिसने सीने से लगाकर प्रेम भरे विषपात्र को जमाने भर से समेटी बदनामी और कहलाई कठोर अनारी, ठहाके लगाए भीगे नयनों से और मीलों चली हाथों के बल। मैं वो औरत हूं। हाँ, मैं वही औरत हूं जो हर रोज सुबह तुम्हारे घर के अंदर, सड़क पर, कार में, बस में, मेट्रो में
लिपस्टिक लगाकर, बाल संवारकर, खुशबू उड़ाती उदास आंखों से तन्हा दुनिया को देखती गुजर जाती है। कविताएं तो बहुत हैं, अगली कविता मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सी पढ़ूं। बहुत सुंदर वो औरत हूँ। जी जी शुक्रिया। प्रीतिपाल सभी रचनाओं को ज्योत्सना जी लिख रही हैं, गीता द्विवेदी जी बहुत ही शानदार सृजन, बहुत ही गंभीर और शानदार सृजन, इसके लिए तो मैं भी जी कहूंगी जी आपको। शुक्रिया। एक विवाह पर एक जो हरीश नवल जी लिख रहे हैं, हरीश नवल जी लिख रहे हैं, बहुत ही सशक्त, बहुत ही व्यंजक सशक्त लेखनी लिखती हैं प्रीतिपाल जी। जी शुक्रिया शुक्रिया हरीश नवल साहब, शुक्रिया। जी। एक घाटे का सौदा, ये कविता मुझे थोड़ा लगता है कि ज्यादा तीखी है, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगी इस मंच पर, चूंकि महिला दिवस के मौके पर है। घाटे का सौदा। जरूर, स्वागत। उसने विवाह को टूल की तरह इस्तेमाल की योजना बनाई। उसने विवाह को टूल की तरह इस्तेमाल की योजना बनाई। निकाह का नाम दिया, सिविल मैरिज कहा, सप्तपदी भी कहाया, और बेड़ियों की तरह पांवों में पहनाकर हाथों में लाल सफेद चूड़े की शक्ल में हथकड़ियां पहनाई। जी, नाम दिया निकाह का सिविल मैरिज, सप्तपदी, कुछ भी कह दीजिए। उसने विवाह को जंजीर बनाकर गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मांग में अपने खून को भरकर जीवन भर की गुलामी का जश्न भड़काऊ संगीत की धुन पर नाच नाच कर मनवाया दोस्तों रिश्तेदारों से। हालांकि जश्न का मौका होता है, विवाह सब रिश्तेदार नाचते गाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा भड़काऊ हो जाता है, तो इस तरह के विचार आने लगते हैं। अब स्त्री ने क्या किया, ये पुरुष की नजर। अब स्त्री ने क्या किया, हो सकता है पुरुष इस तरह से देखता हो उसको, उसने भी विवाह को जरिया बना लिया। ये पुरुष की नजर है। जी जी। उसने भी विवाह को जरिया बना लिया अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को सच में ढालने का। ये सोचकर कि अब हर खुशी उसकी राह में डाल देने की जिम्मेदारी उसकी अपनी नहीं रह गई, वो करेगा ये सारे काम, है ना। एक वो न, और मात खाई सरे आम विवाह ने, और इस दोनों के इस चक्कर में मात किसने खाई, विवाह ने, उस सिस्टम ने मात खाई जो बहुत ही पवित्र रिश्ता है, कि विवाह तो बना ही नहीं था बाजार के लिए। ये तो बाजार के व्यापारीकरण हुआ ना, कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगी। विवाह तो बना ही नहीं था बाजार के लिए, ये तो घाटे का सौदा था पहले पल से ही। तो घाटे का सौदा, चैन खोकर इसमें, दिल हार कर इस खेल में, जीवन को उतार कर जीवन की जंग में सिर्फ जीना था साल दर साल, और यही उनमें से किसी ने भी कभी सिरे से ही सोचा ही न था, चाहा ही न था। और मात किसने खाई, विवाह ने। विवाह ने। राजरानी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत खूब। और कविता मुखर्जी कह रही हैं, बहुत उत्कृष्ट रचना आपकी। जी शुक्रिया शुक्रिया। और भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप और भी रचना पढ़ सकती हैं, टाइम है अभी आपका। ठीक है, तो मैं एक रचना पढ़ती हूँ, मेरा घर। आहा, ये सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना, शीर्षक ही कितना खूबसूरत है। मेरा घर। मेरा घर को लेकर क्या क्या विचार हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जितने इंसान इस दुनिया में, उतने ही विचार, उतनी ही तरह के घर, और एक घर में जितने लोग रहते हैं उनका सब अपना अपना एक घर होता है, कभी अपना अलग अलग विचार। ये वाह, मुझे तो लग रहा है आपसे बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है मेरे थॉट्स भी मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा बोल रहे हो, वो भी पढ़ भी रहे हो, रह रहे हैं, लेकिन जो हाँ, सबका अपना अपना घर। मेरा घर, मुझे एक घर की जरूरत थी, मैंने दीवारें बनाई। मुझे एक घर की जरूरत थी, मैंने दीवारें बनाई,
उन पे रंग रोगन किया, तस्वीरें भी टांग ली। फिर एक दिन बारिश हो गई, मेरी तस्वीरें धुल गई, दीवारों का रंग भी पुछ गया, फर्श पानी पानी हो गया। तो मैंने एक छत तान ली, क्योंकि मेरी छत नहीं थी, मैंने सिर्फ दीवारें लगाई थी। तो ये दीवारें जब लगाई थी। तो मैंने एक छत भी तान ली अपने सर के ऊपर, और मैंने आसमान को अलविदा कह दिया। जब तक दीवारें थी मेरे सर पे आसमान था, लेकिन आसमान था, इसमें तो गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने छत तानी और आसमान को अलविदा कह दिया। अलविदा कर दिया। वो झांकता रहा मेरी खिड़कियों से, सुबह शाम रात, कभी सूरज के पीछे छिपकर, कभी चांद के कांधे पर चढ़कर, कभी तारों के साथ मेरे आंगन में उतरकर, कभी बारिश की लाल खूनी आग के रास्ते जिबह करता मेरे ख्वाबों की जमीन पर नन्हे नन्हे तोते और मैनाए। आसमान झांकता रहा, आहा। हर तरह से झांकता रहा। आसमान गिरा होकर भी मुझे छोड़कर नहीं गया। मैंने उसे अलविदा कहा, लेकिन वो नहीं गया, वो मुझे छोड़कर नहीं गया। देखता ही रहा, परखता ही रहा मुझे, मेरे लिखे ना लिखे को, मेरे जिए ना जिए। ना जी को। वो मुझे देखता रहा, परखता रहा, मेरे लिखे न लिखे को, मेरे जिए न जिए को, मेरी मौत के बंद होते खुलते दरवाजे को। जब जब मैं मरी, जब जब मैं जी, वो मुझे देखता रहा। किसी किसी दोपहर टूटी हुई नींद के बदमिजाज ख्वाब के बहाने ये उतरकर भी आता। खिड़की की राह मेरे जीने के कमरे में, जिस कमरे में मैं जीती हूँ, खिड़की की राह उतर के आ जाता था मेरे कमरे में। मुझे उकसाता रहा कि मैं उठकर एक छलांग लगा दूं तो समंदर भी उछलकर आसमान में समा जाएगा। समा बस जाएगा। कि मैं सिर्फ एक छलांग लगा दूं तो समंदर भी उछल तो आसमान में समा जाएगा। मगर कोई एक है जो भूत की तरह मेरे अंदर रहता है। एक भूत है जो मेरे अंदर रहता है, अब तक की सारी जिंदगियों का कच्चा चिट्ठा संभाले, जो मुझे नदी बनाए रखता है, जो मुझे एक धारा में बहाए रखता है, क्योंकि उस पर मेरी सारी, उसके पास मेरी सारी जिंदगियों का कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है। ये जानते बूझते हुए भी कि आसमान से समंदर होने के बीच मुझे मैं तो होना ही होगा, और यही बात मुझे नदी बनाए रखती है। लेकिन कितना हिस्सा इसमें मेरा रहेगा, ये तय करने की इजाजत आसमान अपने पास रखे बैठा है। सारी चीजें उसने मुझे नहीं दी। मैंने अलविदा कह दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे झांकता है, देखता है, उसने नहीं छोड़ा मुझे। मैं जो उसे अलविदा कह चुकी हूँ, अपने दीवारों और छतों वाले घर में मुतमईन तो हूँ, लेकिन हर साल जब जब बारिश होती है और आसमान छिप जाता है, मेरे घर की छत और आसमान के सिरे एक बार जरूर आपस में गले मिल लेते हैं। आहा, क्या बात है। कितनी सारे सेंसिटिव थॉट्स हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत है। बहुत ही बारीकी से लिखी गई कविता, बहुत गहराई में, बहुत गंभीरता से सोच करके भावनाओं को व्यक्त किया गया। बेहद खूबसूरत रचना आपकी। अनुराग अगम जी जुड़े हुए हैं, नीता जोशी, राज रानी भल्ला जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर तारा जुड़ी हुई हैं, तारा दीक्षित जी, कविता मुखर्जी जुड़ी हुई हैं, और सबकी बेहद सुंदर सुंदर कमेंट्स आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया। एक और कविता पढ़ सकती हूँ, समय है? जी आप पढ़े, एक और पढ़ सकती हैं। जी, एक फूलों वाली कमीज पे एक और कविता है, वो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही। वो बहुत पसंद की जाती है, कई मंचों से पढ़ी गई। एक बार तो विनोद कुमार ने अपने प्रोग्राम में मुझे फोन किया कि मैं अपने प्रोग्राम में तुम्हारी कविता पढ़ दूं। मैंने कहा जरूर, तो उन्होंने भी पढ़ी थी। वो इस वक्त मुझे नहीं मिल रही, लेकिन एक दूसरी कविता है, मैं पढ़ना चाहूंगी। फूलों वाली कमीज। मैंने भी एक दिन फूलों वाली एक कमीज पहन ली थी, जिसके कॉलर पर कुछ सलवटें थीं। मैंने भी फूलों वाली एक कमीज पहन ली थी, जिसके कॉलर पर कुछ सलवटें थीं, जिस पर बैंगनी और नीले आसमानी फूल फड़क रहे थे, तपी हुई गर्मी की दोपहरी की तरह। वो कमीज क्या थी, बस मेरी पूरी शख्सियत का नुमाइंदा थी। बन गई थी पहने पहने।
कुछ इस तरह कि मैं उसे पहने बरसों बरस चलती रही कड़क स्टील की बनी पगडंडियों पर। हम जीवन में चलते हैं तो बड़े सख्त रास्ते होते हैं, तो लगता है सख्त कि ये रास्ते होते पगडंडियाँ जो है ना स्टील की बनी हुई हैं, बड़ी चुभती हैं पैरों में। तो हैं। उसको पहने-पहने चलती रही। मैंने कई जाम पिए, उस फूलों वाली कमीज़ की शोखी से मदहोश होकर। जीवन के कई जाम पिए। वो चटकती रही, मेरी कमीज़ चटकती रही। मेरी चाल में तेज़ी, मेरे मिजाज में फुर्शी, मेरे फन में सलाहियत भरने का सामान करती साल दर साल। वो फूलों वाली कमीज़ मुझे सिखा गई मरते हुए भी ज़िंदा रहने का हुनर। और हाँ, हाँ। फेंकने लगी उतार कर इधर-उधर, एक-एक कर अपने बैंगनी नीले फूल। वो फूलों वाली कमीज़ मुझे सिखा गई मरते हुए भी ज़िंदा रहने का हुनर, और फेंकने लगी उतार कर इधर-उधर, एक-एक कर अपने बैंगनी नीले फूल। एक दिन जब जी। झड़ गए सब, तो सफ़ेद बैरंग कमीज़ ने पूछा मुझसे, "किसको पहने हो?" एक दिन जब सारे फूल झड़ गए तो उस सफ़ेद हो चुकी बेरंग कमीज़ ने मुझसे पूछा, "किसको पहने हो? इज़्ज़त तो ढको जी। अपनी। तुम्हारी छाती में बसे तुम्हारी प्रेम और नफ़रतों की नुमाइश किए हुए क्यों हो?" बस वो दिन था, और आज का दिन सफ़ेद लबादे में मैंने फूलों को टाँक लिया है सुखाकर। ये नहीं सूखते, ना ही झड़ते हैं मेरे चलने पर। मैं अब दौड़-दौड़ कर फूलों की वादी वाला पहाड़ चढ़ जाती हूँ हर रोज़। आह! बहुत अच्छी रचना है आपकी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए और इतनी गंभीर रचनाओं को जो कि डायरेक्ट दिमाग को और हार्ट को जाके हिट करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं कभी-कभी कुछ रचनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत-बहुत स्वागत और थैंक यू आपको ममता। सुनना हमारे लिए बहुत खुशी की बात शुक्रिया है। हरीश धन्यवाद। नवल साहब। थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया इस मंच के लिए, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। हाँ, आपको भी। नमस्कार।